जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम बात करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए आधुनिक भारत के इतिहास पर, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई इनके पूछे गए प्रश्न हैं। खासकर जो रेलवे एग्जाम आपके क्वेश्चन पूछता है उसी से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, ताकि आपके आने वाले समय में रिपीट हो सके और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपका स्कोर कितना रहता है दोस्तों, लास्ट में हमें जरूर बताएंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। कह रहा है स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो स्वतंत्रता मिली थी हमें, उस समय कृषि की स्थिति को लेकर कौन सा कथन गलत है। तो पहला कह रहा है पट्टादारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की, बिल्कुल गलत बात है। भैया जमींदारों ने कहाँ मदद की, चाहे वो स्थायी जमींदारी बंदोबस्त हो गया या जमींदारों ने हमारी भूमि को हड़पने की कोशिश की, तो यही गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया था, हाँ बिल्कुल भैया किया गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। तेरा कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता थी, बिल्कुल सही। निम्न उत्पादकता कहाँ में ज़्यादा उच्च उत्पादकता मिले, निम्न उत्पादकता पर हम लोग जी रहे थे, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1793 में किस वायसराय ने शासनकाल में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो आपको राइट आंसर बताना है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, किसके शासनकाल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर होगा। क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793। ठीक है, और ये स्थायी बंदोबस्त जो था ये कृषि पर लागू किया गया था, स्थायी बंदोबस्त। और इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्या होगा देखते हैं। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत के राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी। तो हॉल्ट मैकेंजी के बारे में बताना है, कौन सी विधि लाया था। ठीक है, तो हॉल्ट मैकेंजी महालवाड़ी प्रणाली लाया था। क्या लाया था दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी अगर पूछा जाता है तो महालवाड़ी प्रणाली लाया था। और महाल का अर्थ दोस्तों गांव होता है, क्या होता है, गांव का। और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें जो जमीन में कर वसूलने की व्यवस्था थी वो किसको दी गई थी, वो गाँव को दी गई थी, गाँव के मुखिया को दी गई थी। ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ महाल का अर्थ गाँव होता है, इसलिए गाँव के मुखिया को इसकी व्यवस्था दी गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। दादा भाई, इनको द ग्रेट ओल्ड, क्या बोलते हैं, द ग्रैंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ओल्ड मैन, द ग्रेट, ये क्या बोलते हैं, ये ग्रेट ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ऑफ इंडिया बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑफ इंडिया बोला जाता है। वयोवृद्ध पुरुष हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, 1892 में क्या हुआ था, 1892 राइट आंसर बी होगा, ये ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने गए थे, याद रखेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। तो निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा जिन्होंने अपनी बुक में प्रकाशित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी से संबंधित हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 1867 ये भी याद रखें कब की बात है, तो 1867 की ये बात है। दादा भाई नौरोजी की बुक याद रखें, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस समय जब इन्होंने ये गणना की थी, उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो बताई थी 20 रुपये बताई थी। प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, तो याद रखेंगे दोस्तों, मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, निम्नलिखित में से जिनमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में डेस बोया जाता था। तो आपको पंचकठिया जो थी, पंचकठिया जो अपनाया जाता था, उसमें आपको बताना, जब 1 बीघा जमीन होती थी, 1 बीघा में 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नील की खेती की जाती थी और नील के विरुद्ध ही आपका आंदोलन किया गया था। चंपारण सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन उनका साथ किसने दिया था, एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, उनको वहाँ पर बुलाया किसने था, तो याद रखेंगे राजकुमार शुक्ल ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने, राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था। ठीक है, इस व्यवस्था से अवगत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने किसको सौंप दिया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एनी बेसेंट ने, आपको पता होगा, एनी बेसेंट ने जो एनी बेसेंट बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था, इसकी स्थापना 1898 में करती हैं। कब करती हैं, 1898 में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और बाद में इसको मदन मोहन मालवीय को, किसको,
पंडित मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। और बाद में ये 1916 में, कब दोस्तों, 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय को बाद में सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? याद रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी जो इसकी स्थापना की थी वो 1784 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1784 में स्थापना हुई थी। और वारेन हेस्टिंग उस समय था। कौन था? अगर वारेन हेस्टिंग 1784 में किसके समय हुई थी? वारेन हेस्टिंग। कई बार ये भी पूछा गया, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और 1984 में एशियाटिक सोसाइटी भारत संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा भी इसको दिया गया। लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है, 1784 याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जो थे जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डेस कॉलेज शुरू किया था। तो 1791 में, याद रखेंगे, जोनाथन डंकन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। और ये कहाँ पर स्थापित नहीं हुई थी? जो संस्कृत कॉलेज खुला था, बहुत बारी इंपॉर्टेंट आया बनारस में। कई लोग इसको कोलकाता समझ के लगा देते हैं, कोलकाता आपको याद रखना, कोलकाता में नहीं, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, 1791 भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड के आदेश पर का संबंध निम्नलिखित में से कौन से है? एक आपने चार्ल्स वुड डिस्पेच पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पेच। क्या बोलते हैं इसको? चार्ल्स वुड डिस्पेच। ठीक है, वुड डिस्पेच इसको बोला जाता है। ठीक है, डिस्पेच बोला जाता है। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित था दोस्तों, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शिक्षा का, जो चार्ल्स वुड डिस्पेच था दोस्तों, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, याद रखें, शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और आया कब था? 1854 में आया था। ठीक है, 1854 में आया था। उस समय शासनकाल लाल डलहौजी का था। ठीक है, डलहौजी का शासनकाल था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, शिक्षा से संबंधित था। ये देखिए, देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड डिस्पेच के नाम से जाना जाता है। तो वही 1854 में वुड डिस्पेच के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्या निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। काशी विद्यापीठ की स्थापना दोस्तों भगवान दास ने की थी। किसने? और 1921 की बात है, भगवान दास ने इसकी की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा है तो विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों पहले चार्ल्स वुड डिस्पेच आता है 1854 में। 1854 में कब आता है? 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पेच आया था। ठीक है, 1854 में जब चार्ल्स वुड डिस्पेच आया, उसने अपनी कुछ नीतियां दी। उसके बाद जब भाई शिक्षा जब प्रगति पर होने लगी, तो शिक्षा की प्रगति को चेक करने के लिए कब दोस्तों? 1882 में। कब? याद रखेंगे, 1882 में किसके? विलियम हंटर समिति, हंटर जो विलियम हंटर थे उनकी अध्यक्षता में हंटर समिति का गठन किया गया था। तो याद रखेंगे 1882 में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हंटर समिति किससे संबंधित थी? तो शिक्षा से संबंधित थी। एक हंटर समिति आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखने को मिलती है, 1917 में थी, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कई बार इसका शासनकाल पूछ लिया जाता कि 1882 में जो हाटंग समिति आई उस समय शासनकाल करता का, तो याद रखेंगे रिपन का शासनकाल था। किसका था? लॉर्ड रिपन का था। 1880 से ये आपको 84 तक देखने को मिलता है। रिपन के शासनकाल की बात है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट को है। और इसमें आयोग में, इसमें जो आयोग था, इसमें 8 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, ये भी याद रखने, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा अब अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? जो भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजा राम मोहन राय होगा, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा पर बात की थी कि अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया जाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आप देखते हैं रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखेंगे, पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। और ये स्थापना भी याद रखना, सन भी याद रखना, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। ठीक है, विष्णु शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अ नेशन इन मेकिंग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में सीधा छपा। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसकी है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बुक हो जाए। किसकी दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हो जाए। अच्छा, एक इसी से संबंधित खाली नेशन पूछ ली जाती है, सिर्फ नेशन अगर पूछ ली जाए तो किसकी है? ये नेशन बुक याद रखना है, गोखले जी की, गोपाल कृष्ण गोखले की। किसकी? गोपाल कृष्ण गोखले की है नेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश भारत की जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उनकी आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। निम्नलिखित में से किसका जो आपका उद्देश्य था, जो प्रेस अधिनियम उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लॉर्ड लिटन लाया था। लॉर्ड लिटन आपको याद रखना है 1878 में एक एक्ट लाता है। कब लाता है, 1878 में, 1878 में लाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके तहत अमृत बाजार पत्रिका थी उसको रद्द भी किया गया था। अमृत जो बाजार पत्रिका थी वो बाद में रुक भी गई थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। और उसको बाद में इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इसे कुछ कहते हैं, लिटन लाया था ये वर्नाकुलर एक्ट, क्या बोलते हैं इसको, वर्नाकुलर एक्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर एक्ट बोलते हैं, वर्नाकुलर एक्ट लाते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है, ये जो 1878 में वर्नाकुलर एक्ट था ये लाया तो लिटन था, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसको रद्द किसने किया, तो याद रखेंगे इसको रिपन ने रद्द किया था। किसने, रिपन ने रद्द किया था। और इसलिए रिपन जो है उसको दोस्तों मुक्तिदाता बोलते हैं, जो प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं, ठीक है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं, रिपन को बोला जाता है, ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको वर्नाकुलर एक्ट याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो वाकई में मुझे बेहतरीन लगा। शायद मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा था, वर्ण परिचय, वर्णों क्या बोलते हैं, वर्ण परिचय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है, वर्ण परिचय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आपने 1856 का जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम जब पढ़ा होगा तो वहाँ पर इनका नाम आया होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 1856 में इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था, ठीक है। लोकमान्य तिलक हैं, इन्होंने 2 अखबार शुरू किए थे। एक का नाम था दोस्तों केसरी, एक का नाम क्या था, केसरी। और केसरी जो था ये भाषा भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और ये मराठी भाषा में था। किसमें था, मराठी भाषा में। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि एक जो इनका और अखबार था मराठा, और वो अंग्रेजी भाषा में था। बहुत लोग इसको मराठा पत्रिका है इसको मराठी भाषा में लिख देते हैं, लेकिन मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। किसमें था, अंग्रेजी भाषा में था, याद रखेंगे। ये 2 इनकी पत्रिका थी। तो केसरी किसकी हो जाएगी, ये आपको याद रखना, केसरी पत्रिका लोकमान्य तिलक की हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा गदर पत्रिका, ये लाला हरदयाल की संबंधित थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी, ठीक है, लाला हरदयाल, याद रखेंगे। और हरिजन पत्रिका किसकी है, महात्मा गांधी की है, ठीक है। हरिजन पत्रिका किसकी है, महात्मा गांधी की है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया, जो देसी भाषा का प्रेस अधिनियम था वो किसने पेश किया, आपको बताना है। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया, तो मैंने अभी क्या बताया था, वर्नाकुलर एक्ट जो था, वर्नाकुलर एक्ट बोलते हैं इसे। ये आपका जो था ये लिटन ने प्रस्तुत किया था। लिटन ने, किसने दोस्तों, लिटन ने प्रस्तुत किया था। और कब, 1978 में, सॉरी 1878 में पेश किया गया था वर्नाकुलर एक्ट। किसने, लिटन ने पेश किया था, ठीक है। और बाद में इसको रद्द किसने किया, रिपन ने इसको रद्द कर दिया था, ठीक है, रिपन ने इसको रद्द कर दिया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारे तक यहीं तक 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आपने 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया आप लोग जरूर बताएं, और किसने क्वेश्चन आपको पता थे ये भी आपको बताना है। और क्वेश्चन कैसे लगे, लगातार मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो सके। लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, क्योंकि 50 नंबर की आती है, वहाँ पर हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। और आरपीएफ जो एलबी कह रहा हूँ, जो एलपी आता है उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको 110% आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, मैं लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।